समबाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज की जितनी भी थ्योरम्स होती हैं जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्राइंगल का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरे ट्राइंगल की जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सभी समा जाती हैं इस टॉपिक में, जिसको आप लोग जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल के नाम से। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो समबाहु त्रिभुज से छोटी छोटी बातें, जितनी भी बातें अब तक समबाहु त्रिभुज से संबंधित एग्जाम्स में पूछी गई हैं, जितनी भी थ्योरम्स एग्जाम्स में देखी गई हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, कहां से किस थ्योरम से क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी बातों को पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो हम पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो भाई एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपस में कैसी हो? इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। सम माने समान, बाहु माने भुजा, और ये त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। कैसी हो? समान हो। तो भाई तीनों भुजाएं ये आपकी समान हो चुकी हैं। आपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी रखी है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। बेटा ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हुई, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला हुआ, इसके अपोजिट एंगल बेटा ये वाला हुआ। ऐसे ही ये और ये दोनों साइड इक्वल हुई, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला हुआ और इसके अपोजिट एंगल ये वाला हुआ। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो यहां पर तीनों भुजाएं बेटा ए ए ए, और यहां पर तीनों कोण बराबर होते हैं, तो 60 60 और 60 डिग्री के हो गए। तो समबाहु त्रिभुज की सबसे पहली पहचान समझ लीजिए कि जब भी आपके सामने समबाहु त्रिभुज वर्ड आए, उस केस में आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि भैया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात तो ये आती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन दूसरी साथ के साथ ये आनी चाहिए कि उसके तीनों इंटीरियर एंगल आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और अगर तीनों इंटीरियर आपस में बराबर होंगे बेटा, तो यहां पर एक्सटीरियर बनेगा, यहां पर एक्सटीरियर बनेगा, और यहां पर एक्सटीरियर बनेगा। और जो कितने का बनेगा? 120 का। ये कितने का बनेगा? 120 का। ये कितने का बनेगा? 120 का। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसका प्रत्येक अंतः कोण आपस में बराबर हो, और उसका प्रत्येक बाह्य कोण आपस में बराबर हो। यहां पर सभी लाइन सेगमेंट जितने भी इसके अंदर लाइन ड्रॉ की जाती हैं वो सभी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो, साथ के साथ तीनों कोण बराबर हो, अंतः 60-60 डिग्री के हों, तीनों बाह्य कोण 120-120 डिग्री के हों। ये इतना सा होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसके बाद होता क्या है इसके अंदर बेटा? तो आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रखा होगा, और क्या होता है भाई? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो पढ़ रखा होगा। या रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये पढ़ रखा होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है बेटा वो √3/4, और ये भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब ये आता कहां से? अभी हम इसको प्रूव करेंगे बिल्कुल तरीके से, कैसे ये एरिया आता है इतना। ठीक है, अभी हमारे सामने बात की जाए तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया बेटा, फिर से इक्विलेटरल। ठीक है, अभी हम प्रूव करेंगे कि एरिया इतना ही क्यों होता है। तो ये ए और ये भी ए, क्लियर है? यहां से आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हुई, तो आप इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि आपका ये जो 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर बन रहा है, यही परपेंडिकुलर इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। और अगर सामने वाली भुजा के जो दो बराबर भाग होंगे, यहां पर ये एंगल भी बराबर होगा बेटा, ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस लाइन को देखूं, तो ये लाइन मुझे क्या नजर आ रही है? अगर इसने सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया, भाई ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो गया। तो अगर ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तो ये बेटा माध्यिका हो गई आपकी। ठीक है, क्या हो गई? माध्यिका हो गई, मीडियन हो गई आपकी। ठीक है जी, साथ के साथ अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यही भुजा क्या कहलाएगी? आपका लंब भी कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, और अगर इसने ये
एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया तो यही भुजा क्या कहलाएगी? आपका कोणार्धक कहलाएगी, कोणार्धक। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ये कहलाएगी आपकी, यही साइड, ठीक है, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगी। अब भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, साथ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो आप इसी को क्या बोलोगे? लंबवर्धक बोलोगे, क्योंकि लंब भी हो और भुजा को दो बराबर भागों में बांटे तो उसे आप क्या बोलोगे? लंबवर्धक बोलोगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से हमें सीखने को क्या मिलता है? यहां से हमें सीखने को यह मिलता है कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, लंब, कोणार्धक, लंबवर्धक सभी कहां आ जाते हैं? एक ही रेखा पर आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं अगर समान हैं तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दोनों इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। साथ के साथ अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो सामने वाले पार्ट्स का रेशियो भी कैसा होगा? सेम ही होगा। तो अगर ये बराबर हैं तो ये सामने वाले पार्ट बराबर होंगे, और जैसे ही अगर ये बराबर हुए तो बेटा ये 60 था, इसके दो बराबर बराबर भाग हो गए तो 30 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो लंब कहलाएगा, भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा तो माध्यिका कहलाएगा, साथ के साथ कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा तो कोणार्धक कहलाएगा। वहीं पर लंब भी हो और भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटे तो उस लाइन को हम बोलते हैं लंबवर्धक। तो यहां समबाहु त्रिभुज में सभी रेखाएं एक ही रेखा पर आकर सिमट जाती हैं। अब ऐसा और कहां संभव है? तो इस बात को भी समझिए। ऐसा वहां संभव है जहां समद्विबाहु त्रिभुज हो। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा बेटा? दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो सिंपल सी बात है, आप यहां से एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो ये इस एंगल को बराबर दो भागों में बांट देगा। ठीक है, अगर ये दोनों भाग बराबर हो गए आपके, साथ के साथ आपका ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी बेटा? क्योंकि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। किसकी प्रॉपर्टी से? एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से। अगर मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाओ पहले उन वीडियोस को देखो, वहां पर आपको ये हर एक लाइन का मतलब समझ में आएगा। ये मीडियन कहां होती है, लंब कहां होता है, कोणार्धक कहां होता है, लंबवर्धक कहां होता है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। वहां से आप ट्राइंगल की एक एक वीडियो को देखो जिससे आपको ये सभी बातें, बेसिक थ्योरम्स, बेसिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो वहां जाओ और जाके उसको देखो, देखने के बाद यहां पर लौट के आओ जिससे आपको ये सारी बातें समझ में अच्छे। साथ के साथ आप यहां पर बात करते हैं हम, तो बेटा ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। अब जैसे ही अगर ये बराबर होंगे तो सिंपल सी बात है, ये कितने डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो कोई भी दो समान भुजाओं के कॉमन शीर्ष से अगर आप लंब खींचोगे तो भी क्या कहते हैं, आपका क्या होगा बेटा? वो लंबवर्धक का काम भी करेगा, माध्यिका का काम भी करेगा, वो कोणार्धक का काम भी करेगा, वो लंब का काम भी करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा वही, मीडियन हो जाएगा वही, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा वही, साथ के साथ में परपेंडिकुलर हो जाएगा वही। लेकिन जैसे ही आप इस वाले पॉइंट से, इस वाले वर्टेक्स से यहां पर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज परपेंडिकुलर, मीडियन ड्रॉ करते हो तो देखो वो थोड़ी दूसरी जगह पहुंच जाएगी, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो और हट जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही ट्राइंगल की साइड अलग अलग हो जाएंगी तो साइड अलग अलग होने पर परपेंडिकुलर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ये सभी भी अलग अलग रेखाओं पर पहुंच जाएंगे। बात आपको ये समझ में आ गई होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सभी एक ही लाइन पर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि दो साइड इक्वल होती हैं और तीसरी साइड आपकी ऑटोमेटिक पहले से ही उन दोनों के इक्वल है। तो आप अगर आप यहां से ड्रॉ करोगे तो भी इस लेंथ में, इस वाली लाइन की लेंथ में और इस वाले परपेंडिकुलर की लेंथ में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं ड्रॉ करोगे, तीनों लंब ड्रॉ करोगे, तीन कोणार्धक ड्रॉ करोगे, तीन ही लंबवर्धक ड्रॉ करोगे तो बेटा थ्री मीडियंस हो गई, 3 परपेंडिकुलर्स हो गए, 3 एंगल बाइसेक्टर्स हो गए, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गए। तो इन सभी की लेंथ आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों मीडियन की
लेंथ जो होगी वो सेम होगी, और जब तीनों मीडियन की लेंथ आपस में सेम होगी, सिंपल सी बात है, तो वही मीडियन किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का। तो तीनों परपेंडिकुलर भी आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। वही लेंथ वही लाइन किसका काम कर रही है, एंगल बाइसेक्टर का। तो तीनों कोणार्धक भी आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। सेम यहीं पर आपके तीनों लंबवर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपस में सेम होंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी को दिमाग में फीड कर लो कि यहां तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, यहां तीनों लंब आपस में बराबर होते हैं, यहां तीनों कोणार्धक आपस में बराबर होते हैं, यहां तीनों लंबवर्धक आपस में बराबर होते हैं, और सभी के सभी एक ही रेखा पर होते हैं। तो ये चार रेखाएं अलग अलग मैंने अलग अलग वीडियोस में पढ़ाई हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये चारों रेखाएं एक ही रेखा पर सिमट जाती हैं। तो आप लंब खींचोगे तो वो माध्यिका का काम भी करेगा, कोणार्धक का भी करेगा, साथ के साथ लंबवर्धक का भी करेगा। अगर आप इन चारों में से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो वो चारों का काम करेगी ही करेगी। इस बात को दिमाग में फीड कर लीजिए। क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम अपनी पर। तो बेटा यहां पर अगर मैंने एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर से ये ए हुआ, ये ए हुआ और ये ए हुआ। अगर मैं यहां पर मीडियन ड्रॉ करता हूं तो बेटा ये मीडियन मिड पॉइंट पर जाके टकरा गई भाई, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया। मैं अगर यहां से मीडियन ड्रॉ करता हूं तो ये भी इसको क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी बेटा। ठीक है। अब यहां से मैंने एक तीसरी मीडियन ड्रॉ कर दी भाई। ठीक है। ये दोनों पार्ट भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब देखो उधर ये मीडियन तीनों की तीनों जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को आप लोग क्या कहते हो भाई, उस पॉइंट को हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपकी एक और प्रॉपर्टी निकल कर आएगी और वो भी अच्छे से तरीके से समझ में आएगी आपको कि भाई तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिल गई, मैंने अगर इसको नाम दिया मीडियन, ठीक है, तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिल गई उसको क्या बोलोगे आप, सेंट्रॉइड बोलोगे, केंद्रक बोलोगे। लेकिन मैंने आपको अभी पिछली प्रॉपर्टी में क्या बताया कि चारों रेखाएं एक ही रेखा पर आ जाती हैं, तो अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो इन सब का काम करेगी, और अगर इन सब का काम करेगी बेटा तो सिंपल सी बात है कि यही मीडियन क्या रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर रहा होगा। और अगर ये मीडियन एंगल बाइसेक्टर रही होगी तो बेटा ये जो पॉइंट है यही पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, इन सेंटर। क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। आप इसको बोलते हो अंतः केंद्र। क्या बोलते हो, अंतः केंद्र। ठीक है। और अगर आप इसी लाइन को लंब समझते हो, परपेंडिकुलर समझते हो, तो यही आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, सेम यही पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ठीक है, लंब केंद्र, लंब केंद्र कहलाएगा। और अगर आप इन्हीं लाइंस को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो, लंबवर्धक समझते हो, तो यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा बेटा, आपका कहलाएगा परिकेंद्र। क्या कहलाएगा बेटा, परिकेंद्र कहलाएगा, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। अब इस बात को तमीज से समझने की कोशिश करो, क्योंकि वही लाइन मीडियन है तो सेंट्रॉइड बन गया, अगर वही लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर बन गया, अगर वही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आपका सरकम सेंटर बन गया, और अगर वही लाइन आपका एंगल बाइसेक्टर है तो अंतः केंद्र बन गया, अगर परपेंडिकुलर है तो ऑर्थो सेंटर बन गया। ठीक है। तो तीनों परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे लंब केंद्र हो जाएगा, तीनों कोणार्धक जहां मिलेंगे अंतः केंद्र हो जाएगा, तीनों माध्यिकाएं जहां मिलेंगी वो केंद्रक हो जाएगा, तीनों लंबवर्धक जहां मिलेंगे वो आपका परिकेंद्र हो जाएगा। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि समबाहु त्रिभुज में, जैसे मैं आपसे बात करूं, मैंने एक विषमबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अगर आप यहां पर मीडियन डालते हो तो ये मध्य बिंदु पर जाके कहीं मिलेगी, तो बेटा ये मीडियन होगी, अलग लाइन हो गई। ठीक है। और अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो लगभग यहां कहीं आएगा, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ हो गया, और ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है। और अगर यहां पर मिड पॉइंट है 90 डिग्री पर ड्रॉ करते हो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है।
अब देखो चारों रेखाएं अलग अलग ड्रॉ हो रही हैं, और जब चारों रेखाएं अलग अलग ड्रॉ होंगी तो सिंपल सी बात है, इनके जो सेंटर्स होते हैं, इनके मीडियंस के मिलने पर सेंट्रॉइड होता है, एंगल बाइसेक्टर के मिलने पर आपका अंतः केंद्र होता है, ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मिलने पर आपका परिकेंद्र होता है। तो ये सभी केंद्र अपनी जगह छोड़ देंगे, सब अपनी अपनी जगह पर आएंगे, मतलब हर एक केंद्र अलग अलग बिंदुओं पर होगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज में ये चारों केंद्र एक ही बिंदु पर समा जाते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि समबाहु त्रिभुज में ये चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, और चारों रेखाएं भी एक ही रेखा पर होती हैं, जैसा कि हम पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके थे, और इस प्रॉपर्टी में सभी केंद्र एक ही जगह पर आ चुके हैं। चलो भाई, अभी एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब यहां से ट्राइंगल हो गया आपका इक्विलेटरल ए ए ए। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने, चलो भाई ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हो जाना है, तो ये a/2 हो गया, ये वाला पोर्शन भी a/2 हो गया, ठीक है। और ये पूरी साइड क्या थी आपकी, ये पूरी साइड थी a, ठीक है जी। यहां से यहां तक ये a/2, यहां से यहां तक ये a/2, क्लियर है। और इस ट्राइंगल की हाइट लेट कर ली मैंने h, क्या लेट कर ली, h। अब यहां से अगर मैं h का वैल्यू निकालता हूं तो मुझे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाता हूं मैं बेटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो h स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां से आगे सॉल्व करते हैं हम, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, माइनस इसको इधर लेके जाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां से ये क्या हो गया भाई, 4a स्क्वायर हो गया, और माइनस ए स्क्वायर हो गया, अपॉन 4 हो गया, ये एच स्क्वायर का वैल्यू हो गया। अब एच इक्वल्स टू ये कितना बचा होगा, 3a स्क्वायर बाय 4 बचा होगा, अरे हाँ या ना। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगा दो बेटा, तो a बचेगा। अब 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो बेटा √3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होगी बेटा वो ये होगी a√3/2। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऊंचाई क्या होगी बेटा, a√3 होगी अपॉन 2 होगी, ठीक है। अगर माध्यिका कहा जाए, क्योंकि यही ऊंचाई है, यही लंब है, यही माध्यिका है, यही कोणार्धक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में माध्यिका की लंबाई पूछे तो भी आपका क्या होगा, a√3/2। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ पूछे तो भी क्या होगी, a√3/2। मीडियन की लेंथ पूछे तो भी क्या होगी, a√3/2। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछे तो भी होगी a√3/2, क्लियर है। अब यहीं पर बात करते हैं हम एरिया की। एरिया क्या होता है भाई किसी भी ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलो भाई ये लगा देते हैं, तो 1/2 की बात कर ली, ठीक है। बेस कौन है, साइड है, और साइड क्या लेट कर रखी है हमने ट्राइंगल की, a, तो यहाँ a लिख दिया भाई हमने, इंटू हाइट, हाइट अभी हमने निकाली है a√3/2, तो यहाँ पर a√3/2 ये पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो √3 बन जा √3, ठीक है। a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन बेटा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर, क्लियर है। √3/4 a स्क्वायर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा, क्लियर है। अब देखो उधर इतना सा पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने, यहां से हाइट आई थी a√3/2 आया था, ठीक है, ये हाइट रही थी। अब अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर ये मीडियन ड्रॉ किया, ये दूसरा मीडियन, ये तीसरा मीडियन ड्रॉ कर दिया, ये इन सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ये सारे पॉइंट एक ही बिंदु पर होने हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके थे। और अगर ये सभी एक ही जगह पर होने हैं तो अगर ये सेंट्रॉइड हुआ तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा मीडियन को, और सभी मीडियंस की लेंथ इक्वल होती है। अब देखो सरकम सेंटर से बेटा वर्टाइसेस जो होते हैं वो सेम डिस्टेंस पर होते हैं, क्यों, क्योंकि वो सरकम रेडियस होती है, तो ये तो कैपिटल R हो गई, ठीक है। और इन सेंटर से साइड्स जो होती हैं वो सेम डिस्टेंस पर होती हैं, तो ये स्मॉल r हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस, ठीक है, और स्मॉल आर मींस इन रेडियस, किसकी, ट्राइंगल की। तो भाई ये तो हो गई परित्रिज्या और ये हो गई आपकी अंतः त्रिज्या, और दोनों को मिला के क्या बन रहा है आपका, हाइट बन रही है, हाँ या ना। तो परित्रिज्या प्लस अंतः त्रिज्या और इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, h आ रहा है। या तो आप डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पुट कर सकते हो, परित्रिज्या का अंतः त्रिज्या का, दोनों में फॉर्मूले पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, वहां से वो फॉर्मूले उठाओ, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या दोनों की वैल्यू आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए निकाल सकते हो, या हाइट से निकाल लो भाई। तो देखो हाइट को हमें 2 रेशियो, ये 2 है और ये कितनी है, 1 है, इसी रेशियो में तो बांटेगा आपका सेंट्रॉइड, हाँ या ना। भाई अगर सेंट्रॉइड होगा ये पॉइंट तो 2:1 में डिवाइड करेगा मीडियन को, ठीक है, और अगर ये इन सेंटर होगा तो ये वाला पोर्शन रेडियस हो जाएगा, इन रेडियस, और अगर ये सरकम सेंटर होगा तो ये वाला डिस्टेंस आपका सरकम रेडियस हो जाएगा। अब 2 और 1 टोटल लेंथ हो गई 3, और 3 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है मुझे, a√3/2, हाँ या ना, यही तो दे रखा है, h का वैल्यू पुट कर दिया मैंने। अगर मैं यहां पर 1 यूनिट निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, a√3/2 और इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 डिवाइड कर देगा आपका, और √3 से √3 इस 3 को कैंसिल आउट करोगे तो √3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या आ गया बेटा, a/2√3। चलो भाई ये भी हो गया। तो अभी हमें यहां से क्या सीखने को मिला कि r इक्वल्स टू जो होगा, क्योंकि 1 यूनिट कौन है, r है, स्मॉल r, 2 यूनिट कौन है बेटा, कैपिटल R है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए इन रेडियस जो होगी वो क्या होगी, a/2√3, क्या होगी, a/2√3 होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन रेडियस, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं सरकम रेडियस की, कैपिटल R की, तो कैपिटल R क्या होगा बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये इन रेडियस का डबल होता है भाई, अंतः त्रिज्या का 2 गुना होता है कौन, परित्रिज्या। तो परित्रिज्या आपकी 2 हो गई, तो अब इसका 2 गुना कर दो बेटा, तो a/2√3 इंटू 2 कर दोगे आप तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सरकम रेडियस आ जाएगी a/√3। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या जो होगी वो a/√3 और अंतः त्रिज्या जो होगी वो a/2√3, इतनी सी बात है। तो भाई हाइट हमने निकाल ही ली थी a√3/2, हाइट को हमने 2:1 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और अगर ये सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी होती है वो सरकम रेडियस होती है, परित्रिज्या होती है। यहीं पर इन सेंटर अगर ये पॉइंट अंतः केंद्र है तो अंतः केंद्र से भुजा की दूरी जो होती है, लंबवत दूरी, वो आपकी अंतः त्रिज्या होती है। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r दोनों को मिला के क्या बनेगा, हाइट, और ये किस रेशियो में होंगी, 2:1 में होंगी, उसको डिवाइड किया, यहां से वैल्यू निकाल ली स्पेशली इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। क्लियर है। तो इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में, हमने सीखा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में कभी भी हमें बोलना है तो क्या बोलना है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों अंतः कोण बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के, तीनों बाह्य कोण बराबर होते हैं 120-20 डिग्री के, ठीक है। लंब, लंबर्धक, माध्यिका, कोणार्धक, ये चारों रेखाएं कहां समा जाती हैं, एक ही रेखा पर। साथ के साथ अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, ये चारों केंद्र कहां समा जाते हैं, एक ही बिंदु पर। क्लियर है। और सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या रहता है बेटा, 2:1 रहता है। सरकम रेडियस क्या होती है, a/2√3, इन रेडियस क्या होती है, a/2√3 होती है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था पूरा का पूरा आपका। तो अगर ये ट्राइंगल आपको समझ में आया है, ये छोटी छोटी बातें समझ में आई हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर ये समझ में आ चुकी हैं तो आपको अपना काम पता है, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।